Hello students, welcome to Arihant EduTech, the leading platform of एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स इन इंडिया। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर गौरव और फटाफट स्टार्ट करते हैं आज अपना ज्योग्राफी का सेकंड सेशन। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने आइए जाने अपने भारत को ये सीरीज स्टार्ट की थी और इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बातों को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपके चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां जाके पहले उस वीडियो को देखें। हमने लास्ट वीडियो में हमारे देश में लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन, लैटिट्यूडनल लोकेशन और हमारे देश का एरिया, हमारे देश में कितने राज्यों की विदेशी सीमाएं हैं, क्या है, ये सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए अब जल्दी से आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अरिहंत एडुटेक .in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के लिए जो है वो 1000 प्लस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध है। आप जाइए, एक मुफ्त में टेस्ट सीरीज दीजिए और अपना लेवल चेक करिए। आइए अब अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो है वो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सर, आज हम लोग हमारे भारत के बारे में बेसिक बातों का सेकंड सेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। आइए बिना किसी देरी के, बिना बातों के, चलिए अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये है हमारा प्यारा भारत। सर, हमारा प्यारा भारत है और इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमारे देश की स्थलीय सीमाओं को जो है वो क्या किया था, डिस्कस किया था कि हमारे देश की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ लगी हुई हैं। और 7 देश कौन कौन से, तो जल्दी से एक रिवीजन फटाफट जल्दी से मेरे साथ करते चलिएगा। तो सर, पहले नंबर पे बांग्लादेश, 1 नंबर आपको यहीं लिखना है, 2 नंबर आपको यहीं लिखना है, 3 यहीं, 4 ये, 5 ये, 6 ये और 7 ये। आपको ब्लैंक मैप में, आउटलाइन वाले मैप में जो है वो गाइस ऐसे ही नंबरिंग करनी है। मैं ये चाहूंगा गाइस प्लीज आप लोग भी एक आउटलाइन वाला मैप ले लीजिए और इस तरह से मेरे साथ मार्किंग करते चलिएगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आइए अब बिना किसी देरी के अपना सेशन, आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज अपनी समुद्री सीमाओं को यानी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैरीटाइम बाउंड्रीज को यानी समुद्री सीमाओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, ये बहुत ही शानदार सा एक टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ना वर्ल्ड मैप देखिए। ये विश्व मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत और हमारा प्यारा भारत है और ये इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। हमारे देश की सीमाएं कहां तक हैं? आखिर हमारे देश की जलीय सीमाएं कहां तक हैं? आइए इस मुद्दे पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। तो देखिएगा सर, हमारे देश की जलीय सीमा, सागर तो यहां तक फैला हुआ है, सागर तो यहां तक फैला हुआ है, सागर तो यहां तक फैला हुआ है। भारत की सीमाएं कहां तक हैं? तो सर देखिएगा, थोड़ा सा डिस्कशन को आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। अरिहंत एडुटेक .in के प्लेटफॉर्म पर आप जो है वो टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। गाइस जरा सुनिएगा, सबसे पहले जो सागरीय सीमाएं हैं, जो सागरीय सीमाएं हैं, जो सागरीय सीमाएं हैं, जो सागरीय सीमाएं हैं, देखो सबसे पहले ना एक बात सुनिएगा, हमारा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जैसे मैंने आपकी बोर्ड पे आपके सामने बनाया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दक्षिण भारत जैसे मैंने ये बनाया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ये कैसा है फिर?
तो आइए हम आपको बताते, जो हमारे साउथ इंडिया का जो तट है वो थोड़ा टूटा फूटा है। इस तरह से वो क्या है, थोड़ा टूटा फूटा है। अब आप मुझे बताइए कि हमारी सीमाएं कहां से प्रारंभ हो, हम यहां से मेजर करना शुरू करें या यहां से मापना शुरू करें? एक अंदर है, एक बाहर है, तो क्या किया जाए सर? इसके लिए ना एक लाइन प्रिपेयर की जाती है जो बीच में होती है, और इसी को कहते हैं बेस लाइन। इसको क्या कहते हैं बेटा? बेस लाइन। यानी इसे कहते पहले नंबर पे आधार रेखा। इसको क्या बोलते बेटा? इसको बोलते आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है आप समझ गए ना? आधार रेखा जहां से सागर में दूरी को मापा जाता है उसे आधार रेखा कहा जाता है। सर ये जो आधार रेखा होती है, जो ये बेसलाइन होती है, जरा इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। ये जो बेसलाइन होती है, ये जो आधार रेखा होती है, इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ये क्या होती है? एवरेज लाइन होती है, क्योंकि हमारा सागर तट क्या है? टूटा फूटा है, कहीं से अंदर मिलेगा कहीं से बाहर मिलेगा विद्यार्थियों। इसीलिए इसमें एवरेज लाइन को ले लिया जाता है, औसत लाइन को ले लिया जाता है और वहां से मेजर कर लिया जाता है, वहां से जो है वो माप लिया जाता है। आगे बढ़ते बिना किसी देरी के बात को समझते हैं। देखो बेटा, हमारे देश की जो सागरीय सीमाएं हैं, इस बेस लाइन से यानी इस आधार रेखा से, इस बेस लाइन से यानी इस आधार रेखा से, बेटा कहां से? आधार रेखा से, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होती हैं। कहां तक होती हैं? बोले एक बार। 12 नॉटिकल मील तक होती हैं। 12 नॉटिकल मील तक जो है वो हमारी समुद्री सीमाएं हैं बेटा, मैरीटाइम बाउंड्रीज है। ये वो एरिया है, ये वो क्षेत्र है जहां हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं बेटा। ये हमारी ऑफिशियल सीमाएं हैं। हम यहां प्लॉट खरीदें, हम यहां घर बनाए, वैसे तो सागर है, सागर में कहां प्लॉट खरीदेंगे? एक एग्जांपल दे रहे हैं। यहां हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं, यहां हम जो चाहे सो करें, ये हमारे राइट हैं। ये समुद्री सीमा है। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा? सेकंड वन, ये तो आधार रेखा से 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो है वो समुद्री सीमा मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं सेकंड वन, तो दूसरा क्या है सर? उसे कहते हैं कॉन्टीजेंसी एरिया। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टीजेंसी एरिया, यानी इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टीजेंसी एरिया, यानी इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टीजेंसी एरिया। और संलग्न क्षेत्र क्या होता है बेटा? तो जो हमारी बेस लाइन है उससे 24 नॉटिकल मील, यानी 24 क्या बेटा? नॉटिकल मील, 24 बेटा क्या? नॉटिकल मील तक। ये क्या होता है बेटा? इसे कहते हैं कॉन्टीजेंसी एरिया, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। और यहां हमें क्या था? यहां हमें सभी अधिकार प्राप्त थे। यहां हमें क्या था? यहां हमें सभी अधिकार प्राप्त थे। यहां हमें क्या था? यहां हमें बेटा सभी अधिकार प्राप्त थे। और यहां क्या है? तो यहां हमें टैक्स कलेक्शन यानी कर वसूली का अधिकार जो है वो प्राप्त है। टैक्स कलेक्शन यानी कर वसूली का अधिकार हमें जो है यहां प्राप्त है। टैक्स कलेक्शन यानी कर वसूली का अधिकार हमें जो है वो यहां प्राप्त है। गाइस, एक बात और मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा कि तीसरा जो एरिया है, यानी जो तीसरी सीमा है, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां क्या कर सकते हैं हम? यहां हम रिसर्च से रिलेटेड अधिकार और बेटा रिसर्च के साथ साथ जो मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, समुद्री संसाधन है, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और यह होती है
200 नॉटिकल माइल तक। और इसको कहते हैं हम लोग, तीसरी वाली को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अन्नयन आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेटा क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है अन्नयन आर्थिक क्षेत्र, अन्नयन आर्थिक क्षेत्र, अन्नयन आर्थिक क्षेत्र, अन्नयन आर्थिक क्षेत्र। अन्नयन आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और सर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल मील तक, यानी 200 नॉटिकल मील तक होता है। 12 बेस लाइन समझ गए ना, आधार रेखा समझ गए ना, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो है वो क्या होता है, समुद्री सीमा होती है। उसके बाद क्या होता है बेटा, समुद्री सीमा के बाद जो है ना वो सर सेकंड जो है वो आपका कॉन्टिजेंसी एरिया यानी संलग्न क्षेत्र आता है। और संलग्न क्षेत्र के बाद सर जो थर्ड आता है, जो तीसरा है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अन्नयन आर्थिक क्षेत्र। और सर ये जो अन्नयन आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये 200 नॉटिकल मील तक आता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी मेरी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते और अगली चीज देखते, अगला अपना टॉपिक देखते हैं। सर देखिए जितनी बुक है आपको सारी पुस्तक में ये कहानी राज्यों पे शुरू होती है और खत्म हो जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये कहानी राज्यों पे शुरू हो और खत्म हो। मैं कंसेप्चुअली अरिहंत एड्यूटेक जो है वो अपना क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करता है। बेटा पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे देश में ना, हमारे देश के साथ 7 देश हैं जिनकी समुद्री सीमा है। पहला है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारी समुद्री सीमाएं शेयर होती है। दूसरा कौन सा है, तो वो यहां है मालदीव, मालदीव के बाद सर है फिर श्रीलंका, श्रीलंका के बाद सर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड और थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों के साथ भारत की सागरीय सीमा यानी मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो लगी हुई है। कौन कौन से 7 देश हैं, तो सर पाकिस्तान, इधर से मैप में आप देखते चलेंगे तो फर्स्ट वन, पहला जो है वो है पाकिस्तान, दूसरा है सर मालदीव, तीसरा है सर श्रीलंका, चौथा है सर बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारे ग्रेट निकोबार के जस्ट पड़ोस में है और इनके बीच में एक चैनल बनता है। मैं ये चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, बहुत ही फेमस चैनल है, उस चैनल का नाम मुझे बताइए जो इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार के बीच में है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। आप प्लीज मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। वो सर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तो आप समझिए 3 कंट्रीज हैं, 3 देश हैं। कौन कौन से 3 देश हैं, पहला है पाकिस्तान, दूसरा देश कौन सा है, पाकिस्तान के बाद है बांग्लादेश, सेकंड वन बांग्लादेश, और थर्ड वन जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका म्यांमार। ये सर ऐसे देश हैं 3 जिनकी भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं। जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं किस किस के साथ, तो सर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और सर म्यांमार हो गया। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा इनसे लगती हैं। आइए अब अपने देश को, अपने टॉपिक को और जाने, अपने देश को जाने, मैं तो बोलूंगा अपने देश को जाने। और देश को जानने के लिए थोड़ा सा हमें ये अपना मैप जूम करना पड़ेगा। और ये समझिएगा जरा, ये है हमारा प्यारा भारत।
थोड़ा सा ऐसे और जरा इधर आपके जस्ट सामने। ये है हमारा प्यारा भारत। और गाइस मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथ अगर आप चाहते हैं कि सर की मेहनत जो है वो फायदेमंद रहे, सफल रहे, तो मेरे साथ आप प्लीज आउटलाइन वाले मैप पर बिल्कुल वैसे ही काम करते चलिए जैसे मैं करते चल रहा हूं। सर जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गुजरात नंबर 1, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, वेरी गुड, महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, गोवा के बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है केरल, केरल के बाद आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आता है वेस्ट बंगाल। सर कितने स्टेट हो गए? तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सर हमारे देश के 9 राज्यों की सीमा जो है वो सागर तट से लगी हुई है। टोटल 9 स्टेट्स है भारत के जिनके पास अपना सी बॉर्डर, यानी जिनके पास अपना मैरीटाइम बॉर्डर यानी सागरीय सीमाएं हैं। और सर सागरीय सीमाओं में सबसे ज्यादा सागर सीमा वाला राज्य जो है, सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा सागरीय सीमा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। सेकंड नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, सेकंड नंबर पे। और सबसे कम समुद्री सीमा वाला राज्य, यानी सबसे कम समुद्री सीमा वाला राज्य जो है वो आपको कौन सा मिलेगा? गोवा मिलेगा। गोवा भारत का सबसे कम समुद्री सीमा वाला जो है वो राज्य है। गाइस आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाली बात है, मेरा ये क्वेश्चन जो है वो एकदम समझ में आ गया होगा कि सर भारत में सबसे ज्यादा समुद्री सीमा, उससे कम और उससे कम, भारत में 9 राज्यों की सीमा जो है वो सागर तट के साथ लगी हुई है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा। आइए अपने देश के बारे में जाने, आइए अपने देश को थोड़ा सा समझें। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, चलिए खैर जरा हम बताते हैं। देखिए अभी हम लोग इतना सब काम कर रहे हैं, आदित्य L1 को लॉन्च कर रहे हैं। आपने सुना होगा मिशन गगनयान को हम लोग लॉन्च करने जा रहा है। कौन से मिशन को लॉन्च करने जा रहा है? गगनयान, जो कि भारत का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, जो कि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। मिशन गगनयान को हम लोग लॉन्च करने जा रहा है। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ एक बातों को समझते हैं। देखिए सर ये जो स्टेट है इसका नाम है केरल, राजधानी का है तिरुवनंतपुरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए। बहुत बेसिक चीजें मैं बताता चल रहा हूं, आप नोट करते चलेंगे। सर सबसे पहले केरल तिरुवनंतपुरम में ये क्यों फेमस है तो आप समझिएगा, केवल बेसिक बात बताऊंगा, बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन केवल काम की और बेसिक चीज बताऊंगा आज केवल। सर आप जो ये केरल तिरुवनंतपुरम देख रहे हैं, यहां है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। ये विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है। कहां है सर तिरुवनंतपुरम केरला? तो ये आपका मैं लिख देता हूं, ये है तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम क्या है? केरला में है। और यहां क्या बनते हैं? तो सर यहां सैटेलाइट लॉन्चिंग के जो रॉकेट होते हैं उनका निर्माण होता है, या कह सकते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स यहां बनते हैं। जैसे मैंने गगनयान का आपको एग्जांपल दिया, आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लेकिन मैं आपको ये पढ़ा नहीं रही है, डिस्कस नहीं कर रहे थे हम लोग, ये बीच में एक टॉपिक आ गया तो हम लोग डिस्कस कर लेते। और आपको मैं बताऊं गगनयान का जो रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम है GSLV MK
थर्ड, MK3 ये गगनयान का जो है वो क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल है। GSLV MK3 इसके द्वारा जो हमारे 4 साइंटिस्ट हैं वो स्पेस में जाएंगे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, ये कहां बनते हैं, तो ये बनते हैं विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, और ये कहां है, तिरुअनंतपुरम केरला में। दूसरी बात सुनिएगा, सेकंड पॉइंट बहुत शानदार सा पॉइंट, सर ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ना, इसका नाम है कर्नाटका, और कर्नाटका की राजधानी कहां है, ये है बेंगलोर। कर्नाटका की राजधानी जो है वो बेंगलोर है, और बेंगलोर में तो सर आप समझिए क्या है, तो बेंगलोर में सर आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो। सर बेंगलोर में क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेड ऑफिस है। कहां, बेंगलोर में क्या है, इसरो का हेड ऑफिस है। और यहां क्या होता है, तो यहां तो सर सैटेलाइट यानी यहां तो सैटेलाइट यानी उपग्रह यहां डिजाइन होते हैं। उपग्रह कहां डिजाइन होते बेटा, तो उपग्रह सर जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कहां है, बेंगलोर में है, वहां सर ये डिजाइन होते हैं। फिर उसके बाद जरा इधर देखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुअनंतपुरम केरला में है, और सर इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जहां क्या बनता है, सैटेलाइट। और इन दोनों को पानी के एक बड़े जहाज से क्या किया जाता है, तिरुअनंतपुरम केरला, और सर बेंगलोर से पानी के जहाज से आंध्र प्रदेश लाया जाता है। आंध्र प्रदेश क्यों लाया जाता है, क्योंकि सर हमारे देश में जो लॉन्चिंग पैड है इनका वो आंध्र प्रदेश में ही है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सतीश धवन। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इन्हें गाइड जो है वो लॉन्च किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इन्हें क्या किया जाता है गाइस, लॉन्च किया जाता है। जरा मेरी बातों को सुनिएगा, और आई होप, मैं ये विश्वास करता हूं कि अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए या कभी भी आप ये नहीं भूल पाएंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुअनंतपुरम केरला में है, और यहां सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स बनते हैं। सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस बेंगलोर में है, और यहां सैटेलाइट डिजाइन होते हैं। और सर श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इनको लॉन्च किया जाता है। ये यही से क्यों लॉन्च किए जाते हैं, मैंने तो एक बार इसरो को ये बात पूछ ली कि इसरो जी एक बात बताइए, इनको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च करते हैं। अरे सर हम तो ये कह रहे हैं ये यहां बन गया है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुंबई से लॉन्च कर दीजिए। वेरी गुड। तो इसरो ने बताया कि सर ये बड़ी सेंसिटिव चीज होती है, कभी भी जरा सी मिस्टेक हुई तो ये जो परीक्षण है हमारा वो क्या हो सकता है, असफल हो सकता है। और अगर ये परीक्षण असफल हो गया गुरुजी, तो जहां ये गिरेगा वहां नुकसान पहुंचा देगा। यहां से हम लोग लॉन्च करते हैं, पहले तो भगवान के आशीर्वाद से सफल लॉन्चिंग होती है। अगर ये असफल हो जाती है तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज सुनिएगा, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। स्पीड कितनी है, 1650। जब ये इस यहां से ईस्ट से लॉन्च किया जाता है तो इसको थोड़ा सा क्या मिल जाता है, मूवमेंट और अच्छा मिल जाता है, इसको और अच्छी गति प्राप्त हो जाती है, इसीलिए यहां से इसे लॉन्च किया जाता है। तो ये अब तक हमने दो कंसेप्ट पढ़े, एक तो समुद्री सीमा वाला और दूसरा हमारा स्पेस प्रोग्राम वाला, जो साउथ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आइए, अब सेकंड वन एक और हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैं ये नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी कि आप इस तरह की घटिया ट्रिक के चक्कर में पड़े।
आप अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं, मैं नहीं चाहता कि आप ट्रिक में पढ़ें। गाइस सीधा सा काम करिए, आउटलाइन मैप लाइए, जैसे मैं कराते चल रहा हूं वैसे करते चलिएगा। देखिए एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ये कर्क रेखा है 23.5 यानी 23.5 डिग्री, 23.5 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, जो उत्तरी अक्षांश है, वो क्या है सर? वो हमारे देश के 8 राज्य। पहले नंबर पे आता है गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। ध्यान से देखिएगा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा और क्या कर लेता हूं, पतला कर लेता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। सर सबसे पहले आपको मिलेगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 23.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है। हमारे देश के 8 राज्यों से होकर निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। सर आप समझिए 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पता है आपको? जरा गाइस मैं चाहूं तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि गुजरात की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की कौन से राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के पास है और कौन से राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा से दूर है। मैं हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूं, जल्दी से ऑक्सफोर्ड की एटलस खोलिए। ना ऑक्सफोर्ड की एटलस खोलिए तो आपको मैंने इतनी बार ये वाला मैप तो दिखाया है, यही वाला मैप आप डाउनलोड करिए और उसके बाद कर्क रेखा के कौन सा राज्य की राजधानी पास है और कौन से राज्य की राजधानी दूर है, इस बात को पढ़िएगा, देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। एक बात। दूसरी बात सर, सेकंड पॉइंट जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कर्क रेखा हमारे देश को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। सर ये हमारे देश की क्लाइमेट यानी हमारे देश की जलवायु को भी 2 भागों में बांटती है। बेटा जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, यहां की जलवायु जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसलिए यहां ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जबकि कर्क रेखा से ऊपर यानी ये वाला एरिया जो है वो यहां लगभग सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जो है वो जलवायु पाई जाती है। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा था, जो मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते और अगला सेक्शन और देखते हैं। फिर से ये एक मैप है और आप तो जान ही रहे सर, आप समझिए बिना मैप के तो कुछ होना ही नहीं है। ज्योग्राफी का दूसरा नाम है मैप। और सर मैं आपको ना एक बार वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूंगा। वर्ल्ड मैप जरा एक बार देख लीजिए। ये वाली लाइन ये 0 डिग्री लिखी हुई है, ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है, यानी इसको आप क्या कहते हैं? तो इसे सर हम लोग जो है ना वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।
ये 0 डिग्री है सर, ये 0 डिग्री है सर, और इसे इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बेटा हमारी अर्थ जो है, बहुत ध्यान से सुनना, हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, इसीलिए ईस्ट वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने पहले आता है, इसीलिए ईस्ट वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने पहले आता है, इसीलिए ईस्ट में सुबह जल्दी होती है, ईस्ट में सुबह पहले होती है, इसीलिए ईस्ट का समय जो है वो आगे रहता है और वेस्ट का समय जो है वो पीछे रहता है। जरा ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे इस लाइन से, इस रेखा से आप जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, और बेटा जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाएंगे समय क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब आप सोचिएगा, आगे वो समय का कंसेप्ट है, मैं बाद में बताऊंगा, आगे वो समय का कंसेप्ट है वो मैं आपको आगे कभी समझाऊंगा, लेकिन अभी मुद्दे पे लौट के आते हैं। हमारे देश का समय ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, वैसे ही हमारे देश में एक लाइन आती है और इस लाइन को क्या कहते हैं, 82.5 यानी 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये क्या है सर, ये 82.5 यानी 82.5 डिग्री जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर है। 82.5 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का समय जो है वो लिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लिया गया है, पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये रेखा बेटा कहां से होके निकलती है, तो ये रेखा जो है ना वो हमारे इलाहाबाद यानी प्रयागराज से होकर के निकलती है। ये वो समय दिन के 12 बजे इस लाइन पर सूरज दादा की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं, यानी दिन के 12 बजे ये 82.5 यानी 82.5 डिग्री जो है वो सूरज दादा के जस्ट सामने होती है, और तब हमारे देश में जो है वो 12 बज रहे होते हैं। लेकिन एक बार सोचिएगा, ये 82 है, जब यहां इस समय जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में क्या स्थिति होगी, एक बार इसको भी सोचिएगा। विद्यार्थियों यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जरा अपने मैप पे चलते हैं जल्दी से, और ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये है ये सर 82.5 यानी 82.5 डिग्री जो है वो क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर है ये। और ये कौन कौन से राज्य से होके निकलती है, तो बेटा पहला जो राज्य है, जो फर्स्ट स्टेट है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा जो स्टेट है वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरा जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़, चौथा जो स्टेट है वो है उड़ीसा, और पांचवा जो स्टेट है बेटा उड़ीसा के बाद वो है आपका आंध्र प्रदेश। ये कितने राज्यों से होकर के निकलती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी भारतीय समय रेखा जो है वो निकलती है। यहां गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 82.5 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब जरा देखिएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको मैं यहां जो है वो बना देता हूं, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर के निकलती है। वाह,
ये बड़ा शानदार सा पॉइंट है और अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये मैं आपको बहुत शानदार सा एक क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां क्रॉस करती हैं? तो सर इस जगह का नाम है, जरा नाम सुनिएगा, तो इस जगह का नाम है पत्थरगांव। इस जगह का नाम क्या बेटा? पत्थरगांव। और ये पत्थरगांव कहां है? तो ये बेटा पत्थरगांव जो है ना वो सोनेट तहसील में है। और सोनेट तहसील कहां है? तो ये है कोरिया जिले में। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया नहीं, ये कोरिया जिले में है। और कोरिया जिला कहां है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ये कोरिया जिला कहां है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा ये एक दूसरे को कहां क्रॉस करते हैं? तो बेटा ये एक दूसरे को जहां क्रॉस करते हैं उस जगह का नाम है पत्थरगांव, सोनेट तहसील और सर जो है जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में ये जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने कितनी सारी चीजों को सीखा। सर सबसे पहले हमारे देश की मैरीटाइम बाउंड्रीज यानी हमारे देश की समुद्री सीमाएं। कुल टोटल 9 राज्य है गाइस, टोटल 9 स्टेट्स हैं। जरा इस कंसेप्ट पे भी एक बार बात हो जाए। जरा देखिएगा ये हमारा साउथ इंडिया है और ये है हमारा गुजरात। 9 राज्यों की सीमा रेखा लगती है। सर गुजरात राज्य में क्योंकि ये सागर के किनारे है इसलिए यहां एक बड़ा फेमस पोर्ट है, बड़ा फेमस बंदरगाह जिसका नाम है कांडला। हालांकि इस कांडला पोर्ट का नाम बदल करके दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। बेटा पहले हमारे देश का आजादी से पहले हमारे देश का ट्रेड, हमारे देश का व्यापार जो है वो कराची बंदरगाह से होता था। जरा आइए मैप में आपको मैं एक बार दिखा दूं। ये देखिएगा ये है आपका कराची पोर्ट। यहां कराची बंदरगाह से जो है लेन देन होता था, लेकिन विभाजन के बाद जो है ये कराची बंदरगाह चला गया पाकिस्तान में। तो हमें तत्काल क्या बनाना पड़ा बेटा? कांडला पोर्ट बनाना पड़ा। और कांडला पोर्ट को विभाजन की संतान कहा जाता है या कांडला पोर्ट को विभाजन की देन कहा जाता है। कांडला पोर्ट को क्या कहा जाता है? विभाजन की देन कहा जाता है। अब इस पर तेजी से व्यापार हो, इस पर तेजी से लेन देन प्रारंभ हो, इसलिए क्या हुआ सर? इसलिए जो है ना तेजी से लेन देन प्रारंभ हो इसलिए इसे भारत सरकार ने फ्री ट्रेड जोन घोषित किया। फ्री ट्रेड जोन समझते? जहां किसी भी तरह का व्यापार कर या अन्य शुल्क ना देने पड़े उसे फ्री ट्रेड जोन कहते हैं। फिर इस गुजरात के बाद जो हमारा दूसरा राज्य आता है जिसकी सीमाएं सागर से लगी हैं वो कौन सा है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र राज्य में सर 2 बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में। एक तो मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे ज्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। दूसरा जो है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, हमारे देश का मोस्ट मॉडर्न पोर्ट यानी सबसे आधुनिक बंदरगाह अगर भारत का कोई है तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। सर उसके बाद गोवा आता है और गोवा में मरमुआ गांव, गोवा में कौन सा है? मरमुआ गांव पोर्ट है। सर इसके बाद कर्नाटक का न्यू मैंगलोर। मैं तो क्या बताऊं, न्यू मैंगलोर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह जहां कैनवियर बेल्ट लगी हुई है, भारत का एकमात्र ऐसा पोर्ट जहां कैनवियर बेल्ट लगी हुई है, वो कौन सा है? तो वो सर न्यू मैंगलोर है और कर्नाटक राज्य में है। सर ये मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में है, सर ये गोवा में है, सर ये कहां है? तो ये कर्नाटका में है। और सर हमारे देश का पहला, दुनिया का पहला बंदरगाह जो सौर ऊर्जा से चल रहा है वो है आपका कोच्चि।
और कोची कहां है? तो सर कोची केरल में है। फिर उसके बाद यहां चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, यानी पहला पोर्ट जो है वो है चेन्नई, दूसरा जो है वो है एन्नोर और तीसरा जो है वो है तूतीकोरिन, तीसरा जो है वो है तूतीकोरिन। और ये कहां है सर? ये है आपका तमिलनाडु में। चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है। सर उसके बाद फिर आपको मिलेगा विशाखापत्तनम, और ये विशाखापत्तनम कहां है? ये सर विशाखापत्तनम, ये विशाखापत्तनम, ये विशाखापत्तनम कहां है? तो सर विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद सर अगला जो है वो है पाराद्वीप, और पाराद्वीप कहां है? तो ये है उड़ीसा में। उसके बाद कौन सा है सर? ये है आपका कैलकाटा, कलकत्ता बंदरगाह है, और ये कहां है? तो ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। कितने हो गए? एक कांडला, दो बंदरगाह, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भारत में आपको पता है 13 इंटरनेशनल पोर्ट है। भारत में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत में 13 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं। 13 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन कौन से? तो 6 बंदरगाह इधर है बेटा, 6 बंदरगाह इधर है, और एक बंदरगाह जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। एक बंदरगाह जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। तो आई होप आप मुझसे मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग अपने सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। सर ये हमारे प्यारे भारत के बारे में जितनी बेसिक सी बातें हो सकती थी मैंने आपके साथ उतनी बेसिक बातें की। अब सुनिएगा नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेके आऊंगा उसमें मैं आपको जियोलॉजिकल इंडिया यानी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक भूगोल, हिमालय पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, प्रायद्वीप, इन सबको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरिहंत एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये सेशन आपको समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ ही धन्यवाद।